ट्रांसफार्मर की बात करें फिर ऑब्जेक्टिव इसका जो कि बताएंगे एक डिटेल करके। ट्रांसफार्मर एसी ही होता है, डीसी नहीं होता। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बेसिक फंक्शन ट्रांसफार्मर का क्या होता है। बेसिक फंक्शन होता है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेंज करना। वोल्टेज चेंज का मतलब स्टेप अप, यानी वोल्टेज को स्टेप अप करो स्टेप डाउन से, स्टेप अप या आपको स्टेप डाउन। दो ही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स इसका। या तो प्राइमरी का वोल्टेज अगर यदि मान लीजिए 5 वोल्ट है तो इसको 10 वोल्ट कर सकता है, 10 वोल्ट है तो 5 वोल्ट करता है। ये दो चेंज, तो ये बेसिक फंक्शन ये होता है ट्रांसफार्मर का। सेकंड फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। कोई भी ट्रांसफार्मर ऑर्डिनरी हो या चाहे पावर ट्रांसफार्मर, उसमें फ्रेंड्स क्या रहता है ना कि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, यानी तुम्हारा जो प्राइमरी का होगा वही सेकेंडरी का होगा। इसलिए फ्रेंड्स किसी करंट का अगर फ्रीक्वेंसी अगर चेंजिंग होता है तो वह शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा रहेगा। ट्रांसफार्मर तुम्हारा शॉर्ट हो सकता है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट रहेगा, सी ऑप्शन। थर्ड है फ्रेंड कि एफिशिएंसी पावर ट्रांसफार्मर का लगभग कितना होता है। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ही खास करके एक्यूरेट दिया जाता है फ्रेंड, लगभग जो कि 95% के करीब होता है। 5% आपको अनदर लॉस माना जाता है, लॉस के लेकर चला जाता है। बाकी और सारे इंस्ट्रूमेंट का जितना परसेंट नहीं होता है, जो कि आपका 95% ट्रांसफार्मर का लिया जाता है। पावर, वो भी पावर ट्रांसफार्मर का ये खास कर याद रखना। जो ज़्यादा रेटिंग रहेगा फ्रेंड उसका। ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग देखते हैं कितना 50% मान कर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देखते हैं कि हम लोग 50% लेकर चलते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर में 95%, 98, जो ज़्यादा ऑप्शन रहता है 90+ जो होता है ऑप्शन वही मानदंड ठीक। इन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब फ्रेंड्स अब देखिए ट्रांसफार्मर ये जो होता है अब है ये प्राइमरी होता है फ्रेंड्स V1, अब ये सेकेंडरी होता है ना फ्रेंड, ये V2। तो अब है कि म्यूचुअल, ये आपका म्यूचुअल की वजह से होता है, जिसको म्यूचुअल फंक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, ये आपका φ1 है, कांस्टेंट होता है। फ्लक्स तो दोनों का सेम होता है, φ1 φ2 के बराबर होता है। तो ये लिंकअप हो जाता है फ्रेंड, ये क्या होता है, लिंक हो जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से दोनों में लिंक होता है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से लिंक होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो समझ गया फ्रेंड, म्यूचुअल इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से लिंक होता है टू प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी समझ लो कि P1 से टू P2 तुम्हारा जो होता है म्यूचुअल, जिसको भी बोल सकते हैं या तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी में लिंक करता है, यानी इस पार्ट से तो यहाँ पे बी ऑप्शन मार देंगे फ्रेंड। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर क्या होता है। टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम देखते हैं, टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमेशा इंडक्टिवली जो है लिंक होता है, ना कि कंडक्टिवली। इसको कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे V1 और V2 होता है और प्लस V2 और माइनस V1, तो ये कनेक्शन नहीं होता है। तो ये कनेक्शन नहीं होता तो ये दोनों से एक दूसरे में लिंक होता है फ्लक्स म्यूचुअल की वजह से, तो इसको कहते हैं इंडक्टिवली लिंक होता है, इसको कहते हैं इंडक्टिव लिंक। और एक होता है फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर जो कंडक्टिवली होता है। कंडक्टिवली में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, आपको यहाँ से इसको लोड कनेक्ट कर दिया जाता है तो लोड होता है, तो इसको कहते हैं कंडक्ट यानी जो डायरेक्ट कंडक्टिवली होता है। तो समझ गया होगा फ्रेंड, ये जो डायरेक्ट इससे लोड कनेक्टेड रहता है तो वो कंडक्टिव होता है,
और यदि इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है और इसमें लोड कनेक्टेड होता है प्लस V1, तो ये होता है इंडक्टिवली लिंक होता है। समझ गया होगा अच्छा से। इसको कहते हैं इंडक्टिवली और उसको कहते हैं कंडक्टिवली। तो बी ऑप्शन हो गया, सॉरी बी ऑप्शन हो गया। अब फ्रेंड आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर। फ्रेंड ट्रांसफार्मर जो एक्शन रिक्वायर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एसी की बात करते हैं। जो भी हम सोर्स देते हैं, हम लोग देखते हैं कनेक्ट करते हैं तो उसमें ए साइन रहता है ना, ऐसे साइन रहता है, ऐसे लोड में रहता है कनेक्टेड, ये लोड होता है। तो ये हो गया आपका E1 और ये होता है E2। 1:1 दे दो या जो भी रेशियो। तो ये क्या होता है, एसी होता है। तो इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो बोलते हैं, है ना। तो तो कौन ऑप्शन हो गया फ्रेंड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिकनेस, बी हो गया। सी हो गया ऑप्शन। हमेशा जो फ्लक्स हो जाए, फ्लक्स जो होगा प्राइमरी टू कांस्टेंट हो लगेगा, ए सी होगा। ट्रांसफार्मर में हम लोग एसी यूज करते हैं ना कि डीसी में फ्रेंड, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा, डीसी में शॉर्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नहीं यूज करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। अब है फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, फ्लक्स क्रिएटेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ। अब है फ्रेंड, जैसे अब है ये ट्रांसफार्मर है, अब है एसी कनेक्टेड कर दिए हैं। तो फ्लक्स जो क्रिएटेड बाय, फ्लक्स जो प्राइमरी में क्रिएट होगा, अब है कि फ्रेंड जो फ्लक्स जो प्राइमरी में क्रिएट होगा, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर सेकेंडरी है, लोड कनेक्ट है, तो ये प्राइमरी में जो क्रिएट होगा तो यही लिंक तो सेकेंडरी में होगा, ये प्राइमरी फ्लक्स, तो इस यही तो लिंक हो जाएगा सेकेंडरी में लिंक। तो आप कह रहा है फ्लक्स क्रिएटेड बाय करंट फ्लोइंग प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, जो ये आपका यही ये फ्लक्स अगर प्राइमरी, जो ये प्राइमरी में जो क्रिएट होगा वही फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में लिंक करेगा, और यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए E1 डेवलप हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज E2 डेवलप होगा। फ्रेंड्स ये समझ लो, E1 डेवलप हुआ, E2। अगर E1 इज इक्वल टू E2 जब रहेगा, जब आइडियल रहेगा, या तो आपको 1:1 रेशियो रहेगा, जिसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जिसका वोल्टेज E1 इज इक्वल टू बराबर आता है। अगर यदि तो ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली हम लोग जो देखते हैं तो उसका या तो ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा। हम लोग देखते हैं अगर यदि प्रैक्टिकली में देखते हैं फ्रेंड्स कि जो होता है कभी E1 ग्रेटर होता है E2 से, या तो E2 ग्रेटर E1 से होता है। तो ये स्टेप, ये क्या हो गया, स्टेप अप हो गया, ये स्टेप डाउन हो गया, है ना फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इसलिए हम लोग के फ्लक्स जो क्रिएट होगा वो दोनों से होगा, तो दोनों में होगा, तो कि बोथ ऑफ, यानी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में क्रिएट होगा फ्लक्स। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑलवेज क्या होता है फ्रेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पावर ट्रांसफार्मर में कॉमन सर मैग्नेटिक सर्किट होता है, ना कि डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक सर्किट हमेशा कॉमन होता है फ्रेंड, 5 1 = 5 2 होता है। पावर ट्रांसफार्मर में कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। अब आयरन कोर ट्रांसफार्मर प्रोवाइड फ्रेंड लो रेंज। अब हम फ्रेंड देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग जो कोर जो दिए हैं, ये जो कोर होता है एसी रहता है, तो ये जो होता है कोर होता है। अब ये जो होता है फ्रेंड क्या होता है, लोड से कनेक्टेड रहता है, तो ये जो होता है कोर होता है, ये सब कोर होता है, ये भी कोर होता है। तो ये लो रिलक्टेंस पास, ताकि करंट जो है फ्लो करे ऐसे और इस तरह से, ये I2, ये आप I1, ताकि अगर यदि एक एयर मीडियम लो तो ज़्यादा लॉस होगा। अगर यदि और दूसरी कोई मटेरियल रहेगा जिसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए आयरन में थोड़ा और के रिस्पेक्ट में थोड़ा रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए लॉसेस कम होगा और थोड़ा लो रिलक्टेंस पाथ फ्लो करेगी। तो हम लोग लो रिलक्टेंस पाथ के लिए यूज करते हैं।
रेटेड अब है कि फ्रेंड आगे चलते हैं। अब है कि फ्रेंड कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि रेटेड डीसी वोल्टेज अप्लाइड अगेंस्ट एसी टू प्राइमरी। अगर यदि फ्रेंड ट्रांसफार्मर में एसी के बजाय एसी को रिपैलेस कर देते हैं डीसी से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है और एसी में फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर यदि हम वोल्टेज आप रहे हैं करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, V माइनस ई बटा क्या होता है R प्लस जे एक्स होता है। तो हम लोग एक्स क्या होता है फ्रेंड, 2πf इंटू एल होता है। फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो एक्स जीरो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एक तो जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा फ्रेंड। ये जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो अब है ई कम होगा तो करंट हाई हो जाएगा, करंट हाई होगा तो सर्किट जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो क्या होगा, सर्किट यहाँ पे क्या प्राइमरी बर्न हो जाएगा, दिस इज बर्न, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी बर्न। अब है सेकंड है फ्रेंड, ये ट्रांसफार्मर करता है क्या चीज़ फ्रेंड, वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी V1 टू V2 कर देता है। यानी स्टेप है, स्टेप अप है तो स्टेप डाउन करेगा, टू डाउन है ना, या तो डाउन से अप कर सकता है ना। तो ये प्राइमरी के किसका करता है, यानी ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म वोल्टेज और वोल्टेज एंड करंट, सॉरी फ्रेंड्स, वोल्टेज और करंट को करता है। उसको करंट को क्या करता है, I1 टू I2 कर देता है ना, I1 से I1 टू I2 या तो I2 टू I1, यही तो I1 टू I2 करता है फ्रेंड्स। अब है कि करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। जैसे ये तो आप लोग देखे होंगे पावर सेम होता है P1 इज इक्वल टू P2, तो हम लोग क्या करते हैं V1 I1 V2 I2, यही तो होता है। तो V1 बाई V2 ये I2 बाई I1, यही तो ट्रांसफर होता है, तो दोनों के लिए होता है। तो हम लोग क्या कौन मारेंगे, वोल्टेज करंट दोनों। आपका आइडियल ट्रांसफॉर्म बाइंडिंग शुड बी फ्रेंड, आइडियल ट्रांसफॉर्म बाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका जो क्या पढ़ेंगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में बाइंडिंग जो होती है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बाइंडिंग में नो रेजिस्टेंस आइदर साइड होगा फ्रेंड। ठीक, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फिर नो ओमिक रेजिस्टेंस आइदर साइड जो भी है। अब है कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड कितना है, कोर फ्लक्स जो है फ्रेंड, कोर जो हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर में, कोर जो हम लोग ये जो ट्रांसफार्मर में लगाता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर है इसी एक कोर होता है ना, ये एक कोर होता है। तो कोर जो है फाइनली क्या करते हैं फिर, कोर में क्या होता है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपका डिपेंड करता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। कोर जो है फ्लक्स, इसमें जो कोर फ्लक्स जो होगा, कोर फ्लक्स वो डिपेंड करेगा सप्लाई वोल्टेज पे, करंट पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, यानी वी आई एफ पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और करंट पे डिपेंड करेगा फ्रेंड। तो ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया ऑप्शन, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कोर का फ्लक्स जो होता है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे, तभी तो देखो कोर लॉस कैसे होता है फ्रेंड, कोर लॉस इसी की वजह से होता है। कोर लॉस हम लोग जानते हैं, एक होता है ईडी, एक होता है हाइस्ट्रेसिस। तो ये डिपेंड करता है, ईडी होता है वोल्टेज के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तो ये दोनों के लिए डिपेंड है। हम लोग अच्छा से जानते हैं कोर लॉस जो कि इज इक्वल टू ईडी प्लस हाइस्ट्रेसिस होता है। तो ये आपका हम लोग भी वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ये आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से लॉसेस समझ गए हो गए फ्रेंड, ईडी करंट वोल्टेज के लिए होता है, हाइस्टेसिस फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो हाइस्टेसिस लॉ कम होगा, अगर वोल्टेज
क्योंकि ईडी करंट जो होता है फ्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। तो अगर वोल्टेज को आपका इंक्रीज करेंगे तो आपका एडी करंट लॉस होगा, अगर यदि कम करेंगे तो एडी करंट लॉस कम होगा। तो इसलिए इससे डिपेंड करेंगे फ्रेंड। और चूँकि हाइस्टेरेसिस क्या होता है, हाइस्टेरेसिस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराओगे तो हाइस्टेरेसिस लॉस कम होगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो हाइस्टेरेसिस कम होगा, और अगर जो वोल्टेज का अगर डिक्रीज करोगे तो एडी करंट लॉस कम होगा। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर लॉस हो गया फ्रेंड। 14 नंबर है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब है फ्रेंड क्या होता है, V1/V2 इज इक्वल टू के होता है फ्रेंड। रेशियो आप लोग जानते होंगे के होता है, तो आपका V1 इज इक्वल टू के टाइम V2 होता है। तो कौन हो गया, बी ऑप्शन, मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई बाई के। अब है 15वां नंबर पर ट्रांसफार्मर स्टेप द वोल्टेज बाई फैक्टर 100। तो रेशियो ऑफ करंट टू प्राइमरी ये। अब है कि फ्रेंड कह रहा है, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज करंट का क्या हो जाएगा, ये कह रहा है अगर यदि के का वैल्यू 100 रख देंगे तो ये फ्रेंड स्टेप ट्रांसफार्मर का स्टेप वोल्टेज बाई फैक्टर, फैक्टर कितना हो गया, के ही तो फैक्टर है यहाँ फ्रेंड, फैक्टर यहाँ पे तो के ही है, तो इसको 100, तो रेशियो 100 हो जाएगा फ्रेंड। समझा देते एक बार। जैसे कह रहा है स्टेप अप वोल्टेज, यानी V2 जो बोल रहा है, V2 जो है ट्रांसफार्मर स्टेप द वोल्टेज बाई फैक्टर 100, रेशियो ऑफ करंट टू प्राइमरी, यानी जो है स्टेप जो है यानी 100 टाइम इंटू V1 हो जाता है। तो V2/V1 कितना हो गया, 100 हो गया। अब जानते हैं कि पावर दोनों का सेम होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी पावर, प्राइमरी बाइंडिंग का जो पावर होता है सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों सेम होगा, तब V1/I1 इज इक्वल टू V2/I2 हो जाएगा। अब दोनों में देखो फ्रेंड, V2/V1 कर दो, V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2 होगा। तो I1/I2 का रेशियो कितना हो जाएगा, V2/V1 तो रेशियो यहाँ पे 100 दे दिया है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए I1/I2 का रेशियो 100 होगा। समझ गया होगा फ्रेंड्स, यानी V2/V1 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू 100, 100 यहाँ पे बी ऑप्शन है। अब है फ्रेंड्स आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें। आइडियल ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं फ्रेंड्स कि रेजिस्टेंस प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी जो है प्राइमरी में जो P1 जो होता है और P2 दोनों में रेजिस्टेंस 0 होता है। तो अब है फ्रेंड्स इसका क्या होगा कि वो वोल्टेज जो होगा, यानी V1/V2 इज इक्वल टू n टाइम है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड I2/I1 भी तो इसी के बराबर होगा, क्योंकि I2/I1 है ना। लेकिन वहाँ पे करंट आइडियल में क्या होता है, रिवर्स हो जाती है फ्रेंड, आइडियल में करंट जो है रिवर्स हो जाती है, इसलिए निगेटिव माइनस एन आ जाएगा, नेगेटिव माइनस एन आ जाएगा। यानी यहाँ से एक तरह से समझा सकते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर तो सेम हो जाती है पर रेजिस्टेंस R 0 होता है। अब है कि V1/I1 इज इक्वल टू V2/I2, तो अगर V2 इज इक्वल टू अगर n मानते हो तो I2/I1 इधर डिवाइड, ये इधर आ जाएगा I2/I1, दोनों तो सेम है फ्रेंड। देखो तो पावर तिरछा गुना करोगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इस रेशियो में आएगा। और अगर यदि ये n है तो ये भी n होगा, लेकिन करंट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, करंट माइनस निगेटिव हो जाएगा। वोल्टेज इज इक्वल टू तो n है, लेकिन करंट यहाँ पे रिवर्सिंग होगा। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, यानी V1/V2 इज इक्वल टू n, तो I2/I1 इज इक्वल टू -n, है ना। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन फ्रेंड्स। अब है यहाँ से आ जाओ 17वां नंबर। यहाँ पे करेगा फ्लोइंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एंड एटोनेटर ऑफ द बीच फैक्ट एटोनेट बाई फैक्टर के, यानी के का वैल्यू 0.8 दिया है। लॉसेस जिसको एटोनेटर कहते हैं, लॉस। AC वोल्टेज WX1 दे दिया है तुम्हारा फ्रेंड, WX1 100 वोल्ट दे दिया है, और अप्लाई क्रॉस WX यानी इधर अप्लाई हो रहा है
टू गेट ओपन सर्किट, यानी इधर ओपन कर दिया है, बाई जेड को ओपन किया हुआ है। अगर यदि बाई जेड वन अगर लगता है, भी बाई जेड वन को अगर 100 वोल्ट अप्लाई करता है, अगर बाई जेड टू अगर 100 वोल्टेज अप्लाई करता है अक्रॉस बाई जेड, तो WX2 को ओपन रखना पड़ता है, WX2 को ओपन। तो अब यहाँ से समझ जाएंगे फ्रेंड्स कि अगर यदि आइडियल की बात कराए तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड आइडियल ट्रांसफार्मर में तो R0 होता है, तो जो V1 होगा वही V2 होगा, सीधा हम जिंजापन जो V1 वोल्टेज होगा वही V2 होगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी WX1 भी निकालना है, 100 वोल्ट है। WX1 अगर 100 वोल्ट है तो V बाई Z1 भी कितना होगा, 100 ही वोल्ट ही होगा। रेशियो तो 1:1 होगा, क्योंकि आइडियल है, आइडियल में कोई लॉस ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, V बाई Z1 भी WX1 इसका रेशियो क्या होगा, 1/1। तो यानी क्योंकि आइडियल है दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब 100 वोल्ट बाई 100 वोल्ट यह जाएगा। तो इसका फर्स्ट एक निकला। अब फ्रेंड है सेकंड हो गया WX2 बटा V बाई Z2। अब है कि फ्रेंड सेकेंडरी की बात कर रहा है, सेकेंडरी की तो बात कर रहा है, तो सेकेंडरी का फैक्टर दे दिया है K 0.1, तो K दे दिया है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे WX2 कितना हो गया फ्रेंड, इसका वैल्यू 100 दे दिया है, तो VWX2 इक्वल टू 0.8 गुने 100, तो 10 निकल गया आपका कट के, यानी 80 वोल्ट आ गया। 80 WX2 80 वोल्ट हो गया फ्रेंड, 80 वोल्ट आ गया। तो अब यहाँ से हमने क्या निकालेंगे कि VWX2 बटा VW ने बाई Z2, तो WX2 कितना है फ्रेंड, अभी निकाले 80 वोल्ट, और गिवन दिया V बाई Z2 कितना दिया हुआ 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दो। तो दो ऑप्शन आएगा, एगो 80/100, एगो 100/100, 100 तो बी ऑप्शन है गया, 100/100, 80/100। तो ये आपका दो फ्रेंड है, ये आपका V बाई Z1 बटा VWX1 था, दो ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग समझ गए फ्रेंड। अब है कि सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफार्मर फेड फ्रॉम रेटेड साइनसॉइडल सप्लाई ऑपरेटिंग नो लोड स्टेडी स्टेट, ये आपका है सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफार्मर फेड फ्रॉम रेटेड साइनसॉइडल सप्लाई ऑपरेटिंग एंड नो लोड स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर फ्रॉम सप्लाई विल हैव द फॉर। अब चाहे ट्रांसफार्मर आइडियल हो चाहे आपका प्रैक्टिकली हो, कोर का हो, वो डिपेंड, क्योंकि अब है जैसे फ्रेंड एक होता है प्रैक्टिकली जो कोर का है, देखिए ये कोर का प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ये जो है प्रैक्टिकल। तो अब है कि फ्रेंड लोड कनेक्टेड है, तो अब है इसमें क्या वेवफॉर्म कैसा होगा, इसका साइनसॉइडल होगा, सीधा है, क्योंकि चाहे, लेकिन लॉस होगा इसमें लॉसेस आएगा, इसमें भी लॉस आएगा, ऐसा कि नहीं, क्योंकि एक कोर बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ये सब कोर बना हुआ है जो कि मेटल का है, तो ये लिंक होगा इस दोनों में, फ्लक्स φ1 से φ2 फ्रेंड, φ2। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल हो गया। अब है कि बोल रहा है कि फ्रेंड्स अगर यदि एयर कोर, मान लीजिए ये खाली आपका कॉइल लगा दिया, अब एक कोर जो है एयर का बना हुआ है, एयर हो, अब यहाँ पे भी ये आपका ये भी आपका हो गया है ना फ्रेंड। तो एक एयर को हो तो फिर क्या होगा, ये इसमें जो फ्लक्स डेवलप होगा φ1, इसमें डेवलप जो होगा φ2, ये तो साइनसॉइडल ही होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, तो अल्टरनेटिंग ये भी, इसका भी वेव फॉर्म उसी तरह आएगा, लेकिन लॉस ज़्यादा होगा, लॉस यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा, लॉसेस यहाँ फ्रेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होगा, तो इससे है कि वेव फॉर्म उसका साइनसॉइडल, ना कि आपका जिग जाएगा, कोर रहे चाहे नहीं, लेकिन लॉस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोर एयर का है, कोर एयर का है, यहाँ पे एयर का है, कोर एयर का है, एयर का है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, लेकिन एयर का है, तो पर लिंक तो हो रहा है, लिंक तो हो रहा है, φ1 से
Phi2 यहाँ पे लिंक तो हो रहा है लेकिन आपका लॉसेस ज़्यादा हो रहा है। तो ई क्या हुआ, एयर का कोर अगर होगा लॉस ज़्यादा होगा, लॉस इंक्रीज करेगा। अगर यदि मेटल का कोर होगा लेकिन लॉस डिक्रीज करेगा, पर वेव फॉर्म दोनों का सेम रहेगा। इसका भी वेव फॉर्म भी वैसा ही रहेगा, दोनों का, इसका भी ऑप्शन रहेगा, इसका भी ऑप्शन रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका सी हो जाएगा। सी होगा। इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स समाप्त हो गए।